अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सिचुएशन रूम में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान। और आज जो सबसे बड़ी ख़बर थी जिस पर सबको ही जिसकी नज़रें जमी हुई थी और बजट के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि बजट आवाम दोस्त होगा, गरीब दोस्त होगा या फिर ये सख्त बजट होगा, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई थी। तो आज फाइनली वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सागडार साहब ने ये बजट पेश कर दिया है और 14,460 अरब रुपए का ये बजट है। इस बजट के हवाले से बात करेंगे और फिर डॉलर के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो सियासी माहौल बन रहा है पाकिस्तान में, और हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन की भी पार्टी अनाउंस हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या बजट के बाद इलेक्शन का कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार नवेद ज़ुबैरी साहब। नवेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। बताइएगा, आज बजट फाइनली अनाउंस हो गया है। हम देख रहे थे कि काफ़ी बातें की जा रही थी, ये बजट ऐसा होगा वैसा होगा, इलेक्शन बजट भी हो सकता है। तो अब तक के जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लगता है ये इलेक्शन बजट है या फिर इस सूरत हाल में ऐसे ही बजट आ सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं अरे भाई, ये IMF बजट नहीं है। हमने इससे पहले IMF बजट देखे हैं। सही। उसमें ना ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, ना ही कोई और सब्सिडी दी जाती है, ना ही नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे जाते हैं। वो तो बजट ऐसा होता है जैसे अल्लाह माफ़ करे कि किसी बहुत गरीब आदमी के घर का बजट, जितने पैसे आए वो कर्जे में निकल गए, बाकी जो है राशन ले लिया, एक वक्त भूखे रहे। तो वो, लेकिन ये इलेक्शन बजट है। आई डोंट नो, अभी इसकी तफसीलात मजीद आ रही हैं, कल इसमें हम बहुत तफसील से बात करेंगे। जितनी चीज़ें इन्होंने दी हैं, हातम ताई बने हुए हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए ये जब मजीद पता लगेगा। नंबर 2 जिस पे मेरी नज़र है, अभी तक मुझे उसकी फिक्र नहीं मिली, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन वो है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा आधा बजट का 50% जो है ना वो कर्जों की अदायगी में निकल जाता है। तो हम खाएंगे क्या और नहाएंगे क्या। तो यस, 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है पाकिस्तान का, और इसमें जो सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर है वो है इसके 50%, और वो है जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, जो लोन लिया हुआ है मुख्तलिफ बैंकों से, मुल्कों से, IMF से, उसकी वापसी। वो 740 अरब रुपए प्लस है, यानी कि 50% ऑफ योर बजट इज गोइंग टू खड्डा। ठीक है, जब तक हम इस खड्डे को नहीं भरेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। ऐसा ही है। यस, अच्छी बात यह है आवाम के लिए भाई कि सरकारी मुलाजमीन, आप लोग को तो वैसे ही मजे हैं, और मजे आप लोगों की, उनको मजीद खुश कर दिया ना, उनको मजीद खुश किया ताकि इनकी कारोबार चले, वो आपस में मिलके चले। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, अगर हम बात करते हैं आवाम की, बराह रास्त आवाम को रिलीफ देने की, तो फिर एक बड़ी तादाद जो कि लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए तो कोई ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को एक बार फिर से इन्होंने 30 से 35% इजाफा करके, पेंशन में इजाफा करके उनको खुश कर दिया। देखिए अभी अभी पूरा बजट आ जाएगा तो हम फिर उस पर भी बात करेंगे कि इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो सीधा चीज़ें हैं, इसमें जी फ़ायदा हुआ सरकारी मुलाजमीन की 30 से 35% रखी गई है। जब तक बजट मंजूर होगा तो मेरे ख्याल में 30% पे ही हो जाएगा। और तालीम के फिगर्स आप कह रहे थे कि अगर आपको मिल जाए तो मेरे सामने आ रहे हैं इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने सालाना बजट में दीगर शोबों की तरह तालीम के शोबे के लिए भी एक खत्ती रकम रखी है, और HEC के लिए मौजूदा अखराजात की मद में 65 अरब और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये खत्ती रकम है ऐसे ये इन्होंने कहा है कि भाई बजट तजवीज़ पेश करते हुए जो सागडार साहब वो कह रहे हैं कि तालीम सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। बहरहाल इस पे इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे मजीद करके कि इसमें HE को जो दिया है 65 और 70 उसको, और ये बात भी ठीक है कि अब ये सूबाई मामला है, देखते हैं सूबाई गवर्नमेंट कितना रखती है और ये सूबों को कितना देते हैं, ये भी आगे पता लगे। एनीवे, हमसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जो 30 से 35% बढ़ाने की सिफारिश की गई है, मेरे ख्याल में 30% तक वो अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन 17.5% बढ़ाने की है, 20% तक हो जाएगी, 15 से 20% के दरमियान। ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, IT के शोबे में बड़ा अच्छा किया है इन्होंने कि उसके जो सेल टैक्स था, जो बहुत सी चीज़ें थी दुनिया में नहीं है, वो यहाँ कर दी गई थी, उस पर सेल टैक्स लगा दिया गया था, उस पर वो छूट दे रहे हैं। खास तौर से जो हमारा हर घर का मसला है वो है एनर्जी क्राइसिस। बिजली का बिल आता है तो दिल हिल जाता है।
और अब हाँ, अब तो सोलर गैस का बिल सिस्टम, भी आता सोलर है। पैनल सिस्टम भी सोलर इसमें। पैनल सिस्टम पे ये ड्यूटी माफ कर रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं, और बैंकों को कह रहे हैं कि आसान साथ पे एक साथ पे। आसान तरीके से लोगों को कर्जा दें। हाँ। इससे बड़ा फायदा होगा, लोग सोलर सिस्टम जितना ज्यादा लगाएंगे, ये कई और वापडा के बाद बिजली इतनी ही बचेगी, जब बचेगी तो ये बेचेंगे। हाँ। मैं तो इनको देखना चाहता हूँ सड़क पर कि जिस दिन ये डिफॉल्ट हो जाए, बोला भाई ले लो बिजली 5 रुपए यूनिट, क्योंकि इन्होंने इंतहा कर दी है। ऐसे ही ऐसे ही लेकिन मैंने मेरे पास आते हैं लोगों की, बेचारों की बिजली कटी हुई होती है और कितने प्रॉब्लम में रोते होते हैं कि भाई हम घर का राशन डालें कि बिजली चलाएं, इतनी सख्त गर्मी में। अरीबा, ऐसा ही है। और बिजली के साथ साथ अब गैस की भी तो आप देख लें, कभी ऐसा नहीं होता था कि जून जुलाई में गैस जारी होती थी, अब तो आती नहीं है। जून जुलाई में भी ये हाल है। मेरे एक दोस्त की तौलिया की फैक्ट्री है, नाइंग की विंग का काम है उनका। उनको अभी बुलाया हुआ था, उन्होंने मुझे दिखाया तकरीबन 45 लाख का, अच्छा। जिसमें से 8 लाख रुपए वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या लग के आ गया भाई, ये क्या एडजस्टमेंट हो गई। ऐसे तो मैंने जब पता किया SHGC में अपने दोस्त से, तो उसने बोला कि ये जनवरी और फरवरी का एडजस्टमेंट है जो उन्होंने 50% बढ़ाए हैं। अच्छा। और मार्च से ऑनवर्ड लग के आ रहे हैं। मतलब 8 लाख, जिसका केस ही नहीं करती कि हमने बिल बढ़ा वो कर दिया, अब ये इन्होंने भी शुरू कर दिया ये धंधा। 8 लाख वो बढ़ा दिया, और इतना कह रहे यार किस तरह चलाएंगे, किस तरह लोगों की तनख्वाहें दें, किस तरह अपने सिर्फ एक्सपोर्ट को। बिल आ जाते हैं तो अब हम वहीं पर ही रोना शुरू कर देते हैं कि इसके अलावा जो अखराजात हैं वो तो अलग हैं। अब वही कह रहे हैं हम तो एक्सपोर्ट कर चुके हैं जनवरी फरवरी मार्च में एक चीज, अब उसका आप बिल भेज रहे हो तो हम तो लॉस में चले गए। ये तो बहरहाल वो कोर्ट में जा रहे हैं, जो भी हो रहा है ये। तो ये लगाने से खास तौर से मैं तो हर फैक्ट्री मालकान को बोलूंगा, हर घर जिसके 300 यूनिट से 400 यूनिट से ज्यादा आ रहा है, भाई 5 केवी का 10 केवी का आप कुछ भी करके लगाओ बैंक से कर्जा लेके। जो बिल आप उधर भरते हो वो आप बैंक में भरो, 4-5 साल में फ्री हो जाएगा ना, ये 20-25 साल के लिए होता है। तो ये लगाएं आप, और इससे बड़ा फायदा होगा और मुल्क को भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे। ग्रीन एनर्जी है। अच्छा, सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई है, हर साल हर कोई दावे करता कर नहीं पाता, नॉन फाइलर। हमारे मुल्क में फाइलर बहुत कम है। ये दुनिया में सबसे कम लोगों वो है। देखिए आप अगर चले जाएं डिफेंस, क्रिप्टन, गुलशन नॉट, लोग घर घर में 1-1, 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हर एक के पास लेटेस्ट मोबाइल फोन है, अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब उनसे पूछिए आप टैक्स कितना देते हैं, कहले आपकी तो सैलरी से ही कट जाता होगा। उधर तो भाई कोई टैक्स नहीं देता जी, टैक्स किधर देंगे जी, पैसे ही नहीं है। तो नादरा के जरिए हर एक का डेटा मौजूद है, तो साल में कितनी दफा बाहर गया, कितनी उसकी स्कूल की फीस है, कितना उसने मोबाइल यूज किया, कितना उसने क्या खरीदा, क्या बेचा, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द वन क्लिक। लेकिन लोग दे रहे नहीं। अब वो उसके गिर्द दायरा करीब कर रहे हैं। दूसरा, उसमें इतना बोझ डाल रहे हैं नॉन फाइलर पे कि वो पैसा वहां से ले लेंगे। आप नॉन फाइलर है, ओके, आपको गाड़ी खरीदनी है, खरीदे, पहले नहीं खरीद सकता आप खरीदे, लेकिन आपको 10% देना होगा बिल होल्डिंग टैक्स। सही, क्योंकि आप नॉन फाइलर है, मैं फाइलर हूं, मैं खरीदा हूं, मुझे तो 2% देना पड़ेगा। तो वो 8% जो बनता है, जो लाख के करीब पहुंच जाता है या उससे भी ज्यादा, इससे अच्छा आदमी को 50,000 रुपए साल के देके टैक्स फाइलर बन जाए। अब ये से जाएंगे। आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं जी, नॉन फाइलर है, ओहो बड़ी बात है, आप बाहर जाए। नॉन फाइलर का मतलब आपकी इनकम जो 3 लाख से कम है, ठीक है ना, साल की, मतलब आपकी सैलरी 50,000 से भी कम है, 40,000 से भी कम, तो आप नॉन फाइलर है। उससे ज्यादा है तो आपको फाइल करनी पड़ती है, और है तो आप इतने का टिकट, साल भर की धोखा का टिकट लेके आप बाहर कैसे जा रहे हैं, इसके मैंने आप झूठ बोल रहे हैं, तो 50% आप वो दें। तो वो इस जगह पे ले आएंगे नॉन फाइलर पे, इतना बोझ डाल डाल के कि हर फाइलर कहेगा कि इससे अच्छा 50,000 लाख भरूं मैं इनकम टैक्स में और फाइलर बन जाऊं। पहली सतह तो ये होगी। उसके बाद जब ये फाइलर बन जाएंगे साल 2 साल बाद, फिर वो देखने शुरू करेंगे भाई कितना भर रहे हो, 50,000 भर रहे हो, गाड़ी तो 4 है आपके पास, मकान तो 2 है, साल में 4 दफा बाहर जाते हैं, थोड़ा ऊपर आए, ऊपर आए। जैसे जैसे ये ऊपर आएंगे टैक्स बढ़ेगा, पाकिस्तान की इनकम बढ़ेगी। अभी इनकम से ज्यादा हमारे अखराजात हैं, मतलब चादर से ज्यादा पैर बढ़े, तो सर पे डालते हैं पैर निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमें लाने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो यही कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट कम बहुत अच्छा किया है इन्होंने। देखिए मौजूदा हुकूमत की बर्वक कार्रवाई से तजारती खिसारा उन्होंने कहा कि 77% कम हो गया, और नेक्स्ट इसमें ख्याल है इनका कि 26 अरब डॉलर रह जाएगा जो खसारा है। खसारा बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसकी वजह ये हुई, 2 वजूहात हुई। एक तो अरे भाई ये कि इन्होंने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, बड़ी बात है ना, कि वो
तो उससे वैसे ही कम हो गई। दूसरी ये हुई कि हमें जो पेट्रोल है ना वो ईरान से आ रहा था, पहले तो ऐसे ही आ रहा था छप्पर में, अब ऑफिशियल आने लग गया। तो पेट्रोल जो हम वैसे ले रहे थे उसका हमने तकरीबन 50% के करीब कम किया है। मतलब मेरे ख्याल में पिछले महीने पड़ा था तो 67% पेट्रोल अब हम ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे, उससे कम हो गया। 100 रुपए कम है ईरान में पेट्रोल की कीमत जो हमें यहाँ मिलता है। अच्छा। अब स्टील जो यहाँ पर है वो ईरान में 1 लाख रुपए पर टन कम है, अब वो भी लेंगे। गैस की लाइन अलग लग रही है, इससे हमें बहुत फायदा होगा मुल्क में और वो होगा। ज़रूरी कर्जों की हद उन्होंने बढ़ा दी है, ये बहुत अच्छा किया है। देखिए ये हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, अगर ज़रूरी कर्जे हम नहीं देंगे उनको बीज के लिए, खाद के लिए, तो ये कैसे करेंगे। उन्होंने बढ़ा के बहुत अच्छा इसमें बढ़ाया है, 2250 अरब कर दिए 1800 से, और ज़्यादा कर रहे हैं। ख्वातीन को बाख्तियार बना रहे हैं। ख्वातीन तो भले बहुत बाख्तियार है, मर्द इख्तियार नहीं है, मर्द तो ये अब वक्त बदल गया है, पूछ के करता है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इतनी खुशी होती है जब मैं किसी बच्ची को देखता हूँ मोटर बाइक पे जा रही होती है रोड पर और या गाड़ी चला रही होती है। आई रियली, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बहुत कुछ करूँ उनके लिए। बहरहाल क्योंकि हम जो दुनिया में बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भी कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह चले जाएं, फाइस पे चलाएं, वहाँ लड़कियां आराम से बाइक चला रही होती हैं, आ रही होती हैं, खड़ी कर दे, तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो बहरहाल लेकिन ये कल्चर एक डेवलप हो तो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं ये देखता हूँ कम से कम अपने शहर में कि उनको लोग इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। वो वाला कल्चर नहीं है कि वो बोले अरे ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, ये बदला, क्लियर हुआ है, ये बड़ा अच्छा हुआ और ये तालीम से होता है। और आई होप ये ही जारी रहे। अच्छा, खेलों की फ़रोग के लिए भी उन्होंने 5 अरब, बहुत कम है लेकिन चलो कुछ तो किए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल सलाहियत रखते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते फंड की वजह से, उनके लिए करें। वैसे तो हम जो है ना क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को जानते ही नहीं है। इतना टैलेंट इस मुल्क में है, इतना टैलेंट इस हमारा कौमी खेल गया है, आपको पता है? सोचना पड़ेगा। हॉकी है। आई नो, लोग भूल गए हैं, नहीं पता अब हमारा कौमी खेल कौन सा है। हम इसमें वर्ल्ड चैंपियन भी थे और ओलंपिक चैंपियन भी थे। बहरहाल तो खेलों के लिए रखे हैं। इसमें खैर प्राइवेट पार्टीज को भी आगे आना चाहिए, वो इसको स्पॉन्सर करें और करते भी हैं। यूथ के नौजवानों को आसान एक साथ पे कर दे देंगे भाई, ये बड़ा देख के दे भाई, क्योंकि ये पहले के तजुर्बे बड़े ख़राब हुए हैं। अगर यूथ को आप सही, यूथ को जो टैलेंटेड है, जिसके पास कोई स्किल है, आप उनको कर दे देंगे, वो जरूर वापस देंगे। सही सही। ये जब इसमें चेक इन बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कर्जे बड़े होते ना, जब बड़े बड़े लोग कर्जे लेते हैं ना, बड़े बड़े सियासतदान, मैं नाम नहीं लूंगा, और मुरब्बे कर दे तो कभी वापस नहीं देते, वो लेके भाग जाते हैं। नौजवान और गरीब जो छोटे घराने के होते ना, 4-5 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, उनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि ये वापस कर दें, कुछ करते हैं बेचारे। वरना उनका ना वो घर छोड़ते ना कुछ छोड़ते हैं। और उन लोगों को तो जरा वो सलूट मारते हैं, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट करते हैं, दूसरी कंपनी से आ जाते हैं। तो भाई नौजवानों को, गरीब को जितना छोटे छोटे लोन दोगे ना, ये मिडिल क्लास बनेगी, मिडिल क्लास ऊपर आएगी। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है वो मिडिल क्लास होती है। अगर आपकी मिडिल क्लास खत्म हो गई ना, आपका मुल्क भी समझो खत्म, मुल्क भी समझो खत्म होने के करीब। बहरहाल ये अच्छी चीजें हैं और आई होप कल तक और मज़ीद चीजें आ जाएंगी, तो हम फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बजट तो पेश किया जा ही रहा था और चीजें सामने भी आ रही हैं। तो आप ही कह रहे हैं कि ये एक इलेक्शन बजट आपको लग रहा है? जी मुझे लग रहा है IMF की शराइत पर बना हुआ तो बजट नहीं लग रहा। उसमें तो कुछ भी नहीं दे पाते। ऐसी ऐसा बुरा बजट होता तो वो, तो इसका मतलब है, क्योंकि ये बातें तो हो रही थी कि बजट से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जा रहा है या नहीं जा रहा, और हुकूमत किस मूड में बैठी है। तो अब ये सभी कह रहे हैं कि एक इलेक्शन बजट है और कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने के लिए और हल्का हाथ तो रखा गया है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि अब जब इलेक्शन का माहौल बनेगा, माहौल बनता दिखाई दे रहा है, तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए थे, जो कि पहले नहीं हुए। वो फिर हमने तमाम तर सूरत हाल भी देखी कि मुल्क में क्या सारी चीज़ें हुई। तो अब अगर वक्त पर इंतखाबात हो जाते हैं तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे फिर हम। जी देखिए, अभी भी वक्त मुकर्रर पे इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। इलेक्शन जो ये हुकूमत का ख़त्म हो रही है, अगस्त में ख़त्म हो रही है, अगर ये नवंबर में भी हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर, एक्चुअली अक्टूबर है लेकिन अक्टूबर नवंबर तक भी हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा मुल्क के लिए।
और ये इलेक्शन ये बता रहा है, फिर आने वाली बनने वाली नई नई जमानतों के जो नाम आ रहे हैं, सही। उससे लग रहा है कि बजट के फौरन बाद एक इलेक्शन का माहौल नजर आएगा। हाँ। आप ये बजट जिस दिन मंजूर हो जाएगा ना, और उसके बाद फौरन मेरे ख्याल में इसी हफ्ते से सूबाई हुकूमतों का बजट आना शुरू हो जाएगा। पंजाब का आएगा पहले, फिर सिंध का आएगा, पखतूनख्वा का आएगा, बलूचिस्तान का, ये 10 दिन में सब निपट जाएगा। सही है। उसके बाद लगेगा इलेक्शन का मोर्चा। आप देखें जो दोस्त हैं आज वो दुश्मन बन जाएंगे, जो और इसकी दुश्मन एक झलक हम है, देख चुके हैं। जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएंगे। अभी आपको बड़ा मजा आएगा आगे आने वाले दिनों में। और इसकी एक झलक हम देख चुके हैं आजाद कश्मीर में, जो बाग में एक जिंदा कल उसका इंतखाब टेलर हुआ। नजर आया। हाँ। कल का सा तो टेलर आपको नजर लगता है कि हमें जो है ना ओवरऑल यही दो जमातें ऐसी हैं जो कि आमने सामने दिखाई दे रही हैं, और फिर हुकूमत भी इन्हीं की आती दिखाई दे रही है। नून लीग की बात करें और पीपल्स पार्टी की आया। बात जी जी, मैं करें। समझ रहा हूँ। देखिए हुकूमत किसकी आएगी ये अभी कहना कब वक्त है, लेकिन लुक लाइक ऐसा लग रहा है कल के रिजल्ट से कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। हाँ। और जो नून लीग है उनको हाथ से जब कोई चीज़ निकल रही होती है ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, ये एक नेचुरल है, मेरे हाथ से भी कोई चीज़ जा रही होगी तो मैं बहुत ज़्यादा तिल मिलाऊंगा, ये करीब कैसे जा रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाएगी उनके पास से। तो वो उनका देखना काबिल दीद होगा। उनका एक भाई तो बैठे हैं वो लंदन में और वो सख्त नाराज है अपने इस वज़ीर आज़म भाई से, अच्छा। और दोनों के बच्चे भी आपस में नाराज हैं। आने वाले दिनों में बड़ा इनके साथ गेम होने वाला है, क्योंकि ये अभी तक तो पीपल्स पार्टी के कंधों पे हाथ रख के चल रहे थे। थोड़ा बहुत एमक्यूएम ने भी सहारा दिया हुआ था, थोड़ा और किसी ने दिया। सब एकदम कंधे निकल जाएंगे ना, फिर देखेंगे ये कैसे चलते हैं। अब ये नए कंधे तलाश करेंगे। अच्छा। जैसे एक नई आने वाली पार्टी है, हाँ। जहांगीर तरीन की पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया है, और क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर है? क्योंकि आज का वोटर सपोर्टर बहुत बाशऊर है, इनका मंशूर किया है, ये इनको लगता है कि इंतखाबात में खड़े होंगे, वो भी उन लोगों को लेकर जो कि कहते थे कि वोट तो सिर्फ पीटीआई का है, वोट तो सिर्फ इमरान खान का है, उनका अपना तो सियासी कद कोई नहीं था। आज वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, तो क्या सिर्फ इस बेस पर जो कि हम देखते हैं कि वोटर सपोर्टर निकलेगा और इनको वोट देकर आ जाएगा? तो इतना आसान तो कुछ भी नहीं होता आज। देखिए अरीबा, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, ये मुझे लग रहा है पहले तो किंग्स पार्टी बना करती थी तो लगता था ये इक़्तिदार में आएंगी। वो नाम देखते थे, उनका मोटो देते थे, उनका मैन्युफैक्चर आता था, फिर उसमें कदावर लोग आते थे, कुछ लगता था भाई अगली गवर्नमेंट इनकी है, और लोग धड़ाधड़ उसमें आ जाते थे। ऐसा ही है। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि ये किसी और को इक़्तिदार में लाने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। हाँ। इनका काम होगा वोट काटना और बंदे काटना। सही है, वो एक लाइक प्रेशर ग्रुप टाइप हाँ, ही ये प्रेशर ग्रुप होगा, और ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ना, वो नून लीग को हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान इसका नून लीग को हो जाएगा, और जो इस वक्त नून लीग समझ रही है कि हम इसके साथ मिलके हाँ, गवर्नमेंट बना लेंगे। हुकूमत के तो अच्छी, नून लीग तो कह रही है कि हमारी बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है जहांगीर तरीन से। देखें, नून लीग की जो कैंडिडेट होंगे ना, वो पंजाब की आवाम के लिए एक सुतीली माँ जैसे होंगे। अच्छा। और सुतीली माँ से आप एक दमे वो लाएं, आपने फिल्में तो देखी होंगी बहुत सारी, सुतीली माँ कैसी होती है। हालांकि सारी ऐसी नहीं होती, लेकिन सुतेली तो सुतेली होती है। एक उसके लिए वो होता है कैसी होती है। तो यूं कि जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ और जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है, पंजाब की आवाम समझती है कि ये नून लीग ने कराया। अच्छा। अब जो पीटीआई से लोग निकल के जा रहे हैं, यहाँ से निकल के वहाँ से निकल के, वो जा रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। ठीक है ना? और लगता ये है कि रहनुमा तो जमा हो गई जगह। हाँ, अब जब वो इल्हाक करेंगे, इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग के साथ, तो वो नून लीग को बोलेंगे ये तो बहुत ही बुरी है सारी। एक तो वो भी किया इनके साथ जुर्म, और जो उनके लोग तोड़ के जमा किए उनको ही अब टिकट दे रहे हैं। हाँ। अब आप सोचें, फर्ज करें कि अली, यहाँ के जो अली ज़ैदी, वो पीटीआई के थे, ठीक है, वो तो तोड़ के इस्तेहकाम में आ गए। नून लीग हमेशा उनको बुरा भला बोलती रही। अब उनके मुकाबले में आप उम्मीदवार बिठा दें, उन मुश्तरका उम्मीदवार ये हो उनका, तो आवाम क्या बोलेगी उनको? मैंने एक सिंपल सी पिक्चर दे दी आपको। हाँ। जब ये होगी तो वो वोट की जगह शायद गालियां ना लेके आ जाए। मुझे तो ये खतरा है। बहरहाल आने वाला वक्त जो है ना, इसमें नून लीग और ये मुश्किल में आने वाले। हाँ। लेकिन जहांगीर तरीन के बाद जितनी भी सीटें होंगी ना, फर्स्ट करने के बाद 15 से 20 सीटें आ गई, इतनी तो वो ले मरेगा। हाँ। क्योंकि इलेक्टेबल है। हाँ। और पीपल्स पार्टी को चाहिए हुई इतनी ही सीटें गवर्नमेंट बनाने के लिए, इससे कम। और नून लीग के पास जाने का इनको कोई फायदा ही नहीं होगा ना, कि भाई उनके साथ इलाक करेंगे वो, तो फिर भी गवर्नमेंट में नहीं आ पाएंगे, तो वो किसकी तरफ जाएंगे?
जो गवर्नमेंट में आ रही होगी, ताकि उनको कुछ वजारतें मिल जाए। इनकी जो पार्टी बनी है ये तो बिजनेसमैन की पार्टी है, और इनका जो अभी मैनिफेस्टो आएगा वो भी अलफायदा करके आएगा। ये तो फायदे के लिए बनी है ना, तो ये उस तरफ जाएगी जिसकी गवर्नमेंट बन रही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली नून लीग को एक और सेटबैक होगा। बहरहाल ये आने वाले कुछ हफ्तों में काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और शाह महमूद कुरैशी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो रिहा हो गए और फिर हमने देखा कि वो मुलाकात के लिए गए भी इमरान खान के पास। उसके बाद उन्होंने फिर मीडिया से बात भी नहीं की, और फिर खबरें यही थी कि वो शायद उनका एग्रीमेंट हो नहीं सका, कोई बात बन नहीं पाई इमरान खान से। तो आपको क्या लगता है इस वक्त कहाँ खड़े हैं शाह महमूद कुरैशी, और इनका क्या मुस्तकबिल है सियासत में, ये किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, शाह महमूद कुरैशी जब रिहा हुए उसके बाद वो पहले बड़े लीडर थे जो इमरान खान से मिलने बनीगाला गए, और इनकी मीटिंग जो थी वो फिक्स थी। 3 घंटे की मीटिंग हुई आपस में, हमारी जो इतला के मुताबिक है। और मीटिंग के बाद जो है वो उन्होंने देखा कि वो मीडिया से बगैर बात करके चले गए। साथ में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो थी। इससे एक बात तो है कि जो कुछ भी वो बात इमरान खान को करने गए थे या मनाने गए थे, वो इमरान खान ने हस्ब आदत मानने से मना कर दिया, और उनको कोई इस किस्म की बात की कि जिसका उनको उम्मीद नहीं थी। तो लेकिन मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी यूके एक पुराने सियासतदान हैं, और इन सबसे ज़्यादा जो है तजुर्बेकार हैं, तो वो थोड़ा अभी धीमे लहजे में स्लो स्टडी ये करेंगे, कोशिश करेंगे जो बची कुची पीटीआई है इलेक्शन तक उसको ले जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन तक ले गए और वो और परवेज इलाही इमरान खान को मनाने में राजी हो गए कि आप चुप करके बैठ जाएं, अभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करें, कुछ अच्छी बात करें, बड़ा मुश्किल है, तो वो इन बचे कुछों को ना झांगी तनी से ज्यादा वोट दिला सकते हैं। ये इस कोशिश में है वो। अब ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का डिसीजन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले इलेक्शन के लिए कि और ठीक है। और परवेज इलाही के भी ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि वो उनका हमने देखा है कि अब तक तो वो पीटीआई इमरान खान के साथ ही हैं, पीटीआई के साथ ही हैं, और वो ये कहते हमें दिखाई भी देते हैं फौज के ख़िलाफ़ वो बात नहीं करते और ना ही वो सुनते हैं। तो उसके बाद फिर ये बताइएगा कि आपको लगता है क्या है कि ज़्यादा देर तक वो चल सकेंगे पीटीआई के साथ? जाते जाते टाइम बिल्कुल कम रह गया, मैं आपको बताऊं परवेज इलाही के लिए अभी कहना बहुत कम वक्त है। परवेज इलाही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, इन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इमरान खान के बाद, सबसे पुराने सियासतदान हैं, पंजाब की सियासत को सबसे ज़्यादा समझते हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो कोई जल्दी अपने कार्ड शो नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को एक्सपोज होने देंगे, इसको एक्सपोज होने देंगे, फिर देखेंगे उन्होंने क्या करना है। अच्छा। तो उसके लिए अभी कम अज कम आप बजट के बाद का इंतजार करें, फिर परवेज इलाही बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो जो भी करेगा कोई अहम काम करेगा, वो जिस तरफ जाएगा उसका वजन है, वो वजन कहाँ गिरता है। और आने वाले इलेक्शन में फिलहाल टाइम पे देख रहा हूँ, और आने वाले इलेक्शन में देखें क्या होता है, शायद कश्मीर जैसे रिजल्ट आ जाए। अच्छा, तो चलें, ये जाते जाते आपने एक बड़ी बात कर दी है, और ये तो जाहिर है वक्त बताएगा कि नून लीग का पलड़ा भारी दिखाई देता है इस इलेक्शन में, या फिर पीपल्स पार्टी हमें लगेगा कि सारे विकटे वो आज ले जाएगी और फिर बल्ला लहराएगी आखिर में कि जीत उनकी हुई है। तो इन तमाम सवालों के जवाब वक्त ही देगा। अभी सारी नज़रें क्योंकि बजट पर हैं, और बजट जिस तरह से पेश किया गया है, इन हालात में इसी तरह का बजट एक्सपेक्टेड था, और इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था, क्योंकि ये इलेक्शन बजट कहलाया जा रहा है। तो अब देखना होगा जिस तरह आगे बजट की और डिटेल्स आएंगे उस पर भी बात करेंगे। महफिज़ ज़ुबैरी साहब, आपका शुक्रिया, और मज़ीद भी हम डिटेल में बात करेंगे और भी स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज प्रोग्राम में वक्त कम था। तो अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।